Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Today we will discuss about integrated farming system in different agroclimatic zone of India. एंड आप लोग ये सब जानते होंगे व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं कई कंपोनेंट का, और उसके लिए एक हम रूल फॉलो करते हैं। और अगर आपने ये नहीं देखे हैं प्रिंसिपल इसके, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा कि व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। एंड इन दिस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम देर आर डिफरेंट कंपोनेंट एंड these components are interrelated and interact and have complementary effect so that productivity is enhanced, sustainability is maintained and resource use efficiency is improved। तो बहुत एडवांटेज है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के। और ये जो कंपोनेंट सिलेक्शन होता है, अब कंपोनेंट्स जैसे क्या क्या हो सकता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के, मेजर कंपोनेंट इज क्रॉपिंग, क्रॉप्स को लेना है, डेयरी है, हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर प्रोडक्शन है, मशरूम, सेरिकल्चर, बहुत कंपोनेंट हैं। तो ये जो सिलेक्शन होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कंपोनेंट्स का, इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड, उस एरिया की डिमांड क्या है एंड दी एग्रोइकोलॉजी क्या है वहाँ का, कि वो कंपोनेंट वहाँ सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, एंड दी रिसोर्सेज अवेलेबल विद दी फार्मर, और मार्केट क्या है, क्या वो वहाँ उस सेल होगा या नहीं होगा। दे आर सेवरल फैक्टर्स विच डिसाइड दी सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट। और इसके कई एडवांटेज हैं, इसलिए फार्मर को ये सजेस्ट किया जाता है कि दे ऑलवेज यूज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब देखिए, कोई भी हम कंपोनेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, फार्मर सेलेक्ट कर रहा है, तो वहाँ वो कंपोनेंट सर्वाइव करना चाहिए, उसकी मार्केट होनी चाहिए, तभी वो कंपोनेंट जो है सर्वाइव करेगा। अब हमारी जो कंट्री है, यहाँ मैंने मैप बना रखा है, कंट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मर कम्युनिटी, अलग अलग चीज़ें हैं पूरी कंट्री में। दैट्स वाई ए सिंगल और ए रोल मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज़ नॉट एप्लीकेबल टू होल इंडिया। कोई एक हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल बनाया, वो पूरे हर पार्ट में कंट्री के एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की सॉइल चेंज हो जाएगी, वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, वहाँ जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सब चेंज हो जाएंगे। दैट्स वाई वी चूज जुडिशियसली, वाइसली डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो इसलिए हमको ये देखना पड़ता है कि वहाँ का सॉइल क्या है, वहाँ क्लाइमेट क्या है, रिसोर्सेज क्या है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कंपोनेंट चूज करते हैं। अब इसमें अगर हम कंट्री को देखें तो कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन, और ये जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, दीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल, on the basis of climate, vegetation, topography, rainfall, cropping system। so बहुत कंपोनेंट हैं, उसके बेसिस पे ही हमने एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कंट्री को 15 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर हम इन जोन्स को देखें, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको बता दूं कि हमारी कंट्री में 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। और ये जो जोन्स हैं, जो पहला जोन है, दिस इज फर्स्ट जोन, दिस इज Western Himalayan zone, then this is Eastern Himalayan zone, then this is third Lower Gangetic Plain, this is Middle Gangetic Plain, this is Upper Gangetic Plain, this is Trans Gangetic Plain। और यहाँ देखें, यहाँ से फिर स्टार्ट होता है this is Eastern Plateau and Hill Zone, and this is Central Plateau and Hill Zone। ये जो एरिया है ये वाला, this is वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन, दिस इज, ये जो जोन आ रहा है ये, दिस इज सदर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया ये, दिस इज 11 नंबर, दिस इज द ईस्टर्न प्लेन एंड हिल जोन। एंड दिस इज, ये जो एरिया है, दिस इज 12th नंबर, दिस इज वेस्टर्न प्लेन एंड घाट, आल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट। एंड ये दिस इज 13, दिस इज गुजरात प्लेन एंड हिल। एंड ये जो रीजन है याला, दिस इज 14 वेरी ड्राई रीजन, वेस्टर्न ड्राई रीजन। और ये जो लक्षद्वीप का और इंडोमान निकोबार है, दिस इज 15, दिस इज आइलैंड रीजन। तो दीज आर डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन बेस्ड ऑन द सॉइल टाइप, पर्टिकुलरली क्लाइमेट एंड क्रॉप्स और वेजिटेशन क्रॉपिंग सिस्टम। सो इसका अंदर ये इन सब लोकेशन पे क्रॉप्स भी अलग अलग होंगी, वहाँ के जो फार्मिंग सिस्टम है वो भी सब अलग अलग हो जाएंगे। तो हम ऐसा कौन सा फार्मिंग सिस्टम हम यहाँ चूज करें दैट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इसको क्लब कर दिया है यहाँ फार्मिंग सिस्टम
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होना चाहिए। तो जैसे कि ये पार्ट है, पूरा एक पार्ट हम इसको कवर मान सकते हैं। तो इसी तरह से इसको 8 पार्ट में क्लब कर दिया है कि हम 8 पार्ट में जो डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उसमें हम देखें क्या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको 8 टाइप्स को बता रहा हूँ, ये मेजर जो है पूरे इंडिया को कवर कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ इस वाले जोन को देखें, देखिए वेस्टर्न हिमालयन जोन है, तो इसमें जो ये पार्ट है, दिस इज वेरी कोल्ड एंड वी कैन से इट इज कोल्ड डेजर्ट। तो हाई एल्टीट्यूड, सो नंबर 1 इज हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्न, इसमें भी 2 हैं, एक हाई एल्टीट्यूड है और एक लोअर है। तो हाई एल्टीट्यूड एंड कोल्ड डेजर्ट, अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये जो पार्ट है ये लद्दाख वाला पार्ट है। यहाँ बहुत कोल्ड रहता है, आइस जमा रहती है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो यहाँ देखिए क्रॉप्स को ग्रो करना बहुत मुश्किल है, एनुअल क्रॉप्स बहुत मुश्किल से ग्रो होंगी क्योंकि स्नोफॉल रहता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जो है मेनली पास्चर्स विद फॉरेस्ट्री यहाँ बहुत अच्छा कंपोनेंट रहेगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के लिए। एंड प्लस गोट प्लस रैबिट एंड प्लस याक, एंड दिस गोट, रैबिट एंड याक प्रोवाइड वूल। और इसमें पर्टिकुलरली जो अंगोरा ब्रीड है गोट की, वो बहुत अच्छा फाइबर देती है, जैसे मोहेर हम कहते हैं। तो मोहेर का प्रोडक्शन यहाँ होता है। ये पूछा जा सकता है ये कौन सी ब्रीड देती है, ये अंगोरा ब्रीड है। और इसी तरह से एक अंगोरा ब्रीड रैबिट की भी होती है। तो दोनों जो है अंगोरा ब्रीड गोट में भी है और रैबिट में भी है। इससे बहुत क्वालिटी फाइन, बहुत बेस्ट क्वालिटी का वूल मिलता है, जिसे कि अंगोरा वूल जिसे हम कहते हैं। तो और जो गोट से मिल रहा है उसको मोहेर के नाम से बहुत फेमस है। इसी तरह से याक वूल जो है बहुत फेमस है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ जो कोल्ड रीजन है, यहाँ क्रॉप्स जो है बहुत कम क्वांटिटी में ग्रो होती हैं। तो जनरली यहाँ मिलेट्स को ग्रो कर लिया जाता है क्योंकि मिलेट्स हार्डी होते हैं, हार्श कंडीशन में भी ग्रो कर लिए जाते हैं। दूसरा, ये जो पास्चर में फॉडर क्रॉप्स ली जाती हैं ताकि इन एनिमल्स को अवेलेबल होता रहे, फॉडर होता रहे, और इन्हीं एनिमल्स को फिर मीट अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो है यहाँ का प्रॉफिटेबल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। तो ये मैंने आपको बताया कि इस रीजन में क्या रहेगा। अगर हम देखें वेस्टर्न, अब नीचे का लोअर पार्ट देखें वेस्टर्न हिमालयन जोन का, अगर हम ये पार्ट देखें, ये वाला वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयन जोन, ये पार्ट ये भी कोल्ड डेजर्ट में चला जाएगा। और ये पार्ट हम देखें, इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पार्ट को हम कह सकते हैं वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयन रीजन, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयन रीजन बोल देते हैं इसे, या जोन बोल दीजिए। तो इन दिस रीजन देखिए यहाँ क्या है, हिल्स हैं और स्नोफॉल होता है, लेकिन पूरा स्नो से कवर नहीं रहता है ये एरिया। तो यहाँ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर द बेस्ट। तो यहाँ इंटीग्रेटेड सिस्टम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एंड इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एप्पल इज़ वेरी पॉपुलर। और ये जो एरिया देखिए कश्मीर का है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हिल्स। और यहाँ जो सबसे फेमस फ्रूट है दैट इज एप्पल, सेब। हिमाचल का सेब, कश्मीर का सेब बहुत फेमस है। तो यहाँ जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में है एप्पल, पीच एंड पियर, ये क्रॉप्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन इनके साथ जो है, जो क्रॉप्स को हम देखें तो यहाँ टेरेस कल्टीवेशन होता है, स्लोप्स पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। तो यहाँ जो क्रॉप्स हैं वो है वीट, रबी में लेते हैं, पोटैटो, मेज एंड राइस। दीज आर दी पॉपुलर क्रॉप of this region, and so that's why these are important component of integrated farming system in this region. plus इसके साथ अगर लाइव स्टॉक में देखें तो यहाँ जो है इन रीजन्स में गोट काफ़ी उसमें पाली जाती हैं इन रीजन्स में। तो गोट का प्रोडक्शन मीट के लिए जनरली करते हैं। तो ये यहाँ के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ये सुटेबल रहेगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्लस सम सीरियल्स एंड गोट। एंड अब इस रीजन को हम देखें, दिस इज द ईस्टर्न हिमालयन रीजन। अगर इसको हम देखें, कवर करें, तो ईस्टर्न हिमालयन में देखिए, ईस्टर्न हिमालयन का जो रीजन है, यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा रेन है। और आप जानते हैं चेरापूंजी सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है क्योंकि सारा मानसून यहाँ से आता है, यहीं से टकराता है।
तो बहुत ज़्यादा रेन्स होती हैं, तो ये दिस रीजन इज करेक्टराइज्ड बाय हाई रेनफॉल एंड हाई फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये मणिपुर, आसाम, नागालैंड, इन पूरे एरिया को ये कवर करता है। सो दैट्स वाई इन दिस रीजन एग्रो फॉरेस्ट्री इज गुड ऑप्शन। या फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, प्लस देखिए हाई रेनफॉल है। देन राइस का कल्टीवेशन बहुत पॉपुलर है यहाँ का और प्रॉफिटेबल वेंचर है। देन अमंग लाइव स्टॉक पोल्ट्री एंड पिगरी, पोल्ट्री प्लस पिगरी, यहाँ का ये काफ़ी प्रॉफिटेबल सिस्टम रहेगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, अगर इसको फॉलो किया जाए। तो देखिए दोनों हिमालयन रीजन में अंतर है। यहाँ देखिए इतना हाई रेनफॉल नहीं है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से यहाँ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन में है। और यहाँ जो पोल्ट्री प्लस पिगरी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है नॉन वेजिटेरियन डाइट होने की वजह से, तो यहाँ ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है पोल्ट्री प्लस पिगरी का। एंड अगर हम देखें नेक्स्ट जो ये है इंडो गंगेटिक प्लेन, इसको हम देखते हैं। इसको पूरा क्लब कर दें हम इंडो गंगेटिक प्लेन को। हालांकि ये जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, दिस इज लोअर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन एंड दिस इज ट्रांस गंगेटिक प्लेन। तो ये देखिए पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे एरिया को, पूरा जहां गंगा रिवर फ्लो कर रही है पूरा इसी एरिया में ये आ रहा है। तो इंडो गंगेटिक प्लेन, फोर्थ नंबर डाल रहे हैं इसको, इंडो गंगेटिक प्लेन। अब देखिए इंडो गंगेटिक प्लेन पूरा क्या है, यहाँ काफ़ी रिवर है, तो ये फर्टाइल एरिया है और यहाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है। सॉइल फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल है और रिवर है, तो काफ़ी कैनाल है, ट्यूबवेल इरिगेशन भी है, कैनाल इरिगेशन भी है, वाटर का इतना प्रॉब्लम नहीं है। और इस पूरे एरिया, इधर वाले एरिया में काफ़ी हाई रेनफॉल होता है, जैसे जैसे इधर को मूव करते हैं रेनफॉल कम होता जाता है, तो यहाँ रेनफॉल भी अच्छा होता है। तो दैट्स वाई एयर इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज अडॉप्टेड। तो यहाँ जो मेजर है वो क्रॉप्स हैं, यहाँ जो मेजर कंपोनेंट है वो क्रॉप्स हैं। अब यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। राइस व्हीट इज मेजर क्रॉप रोटेशन इस रीजन में, एंड अमंग अदर क्रॉप्स मेज, शुगर केन। अब शुगर केन का देखिए ये जो रीजन है, येला एरिया, जो ये वेस्टर्न यूपी वाला रीजन है, ये यहाँ पे शुगर केन को बहुत ग्रो किया जाता है। और पूरी बेल्ट में यहाँ से यहाँ तक राइस व्हीट रोटेशन है, मेज, शुगर केन। और पल्सेज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेज, सिंस सॉइल इज फर्टाइल, क्लाइमेट इज गुड, तो बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो क्रॉप डाइवर्सिटी इस रीजन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेजर रोटेशन है वो है राइस व्हीट। नंबर ऑफ क्रॉप्स कैन बी grown in this region, so there is a lot of scope for diversification of rice wheat system in this zone because other crops can also be grown. And among livestock, dairy is the profitable venture. डेयरी का बहुत ज़्यादा है और हरियाणा में तो डेयरी मेजर जो है कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। डेयरी के अलावा जो है पोल्ट्री है, पोल्ट्री को काफ़ी लिया जाता है कंपोनेंट के साथ, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में लोग काफ़ी इसको लाइक करते हैं। तो ये इंडो गंगेटिक प्लेन का है जहाँ राइस व्हीट मेजर क्रॉप्स हैं। तो यहाँ देखिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, और यहाँ जो है देखिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स नहीं है, यहाँ पास्चर है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सॉइल चेंज हो रही है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट भी चेंज हो रहे हैं। तो इसमें भी देखिए इंडो गंगेटिक प्लेन में यहाँ पे जो एरिया ये शुगर केन के लिए बहुत सही है एरिया है, और यहाँ पे जो है ये डेयरी, जो है हरियाणा वाला एरिया है वो डेयरी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। तो ये इंडो गंगेटिक प्लेन का है। अगर हम इस वाले एरिया को देखें, इस पूरे एरिया को हम देखें, 7 जो ये हमारा है, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल एंड सदर्न प्लेट्यू एंड हिल। तो ये पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है जो सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया को कवर कर रहा है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, सेंट्रल एंड, तो इसको मैंने देखिए क्लब करके आपको बता रहा हूं कि डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन को किया है। सेंट्रल एंड, सेंट्रल का ये पार्ट है क्या, सदर्न का ये पार्ट हुआ, एंड सदर्न पार्ट या जोन कर लें इसे हम। तो यहाँ देखिए यहाँ जो है रेनफॉल कम है, सॉइल फर्टाइल नहीं है, ब्लैक सॉइल्स हैं, रेड सॉइल्स हैं, एलुवियल सॉइल नहीं है, ये ड्राई रीजन में थोड़ा है, ये सेमी एरिड रीजन में आता है। तो यहाँ जो क्रॉप्स होते हैं
वो हार्डी क्रॉप्स हैं, सेमी एरिड रीजन में उगने वाली क्रॉप्स हैं। तो यहाँ जो मेजर क्रॉप्स हैं जो सुटेबल रहेंगी, दीज आर कॉटन, sorghum, जो जिनको कम मॉइस्चर चाहिए, मिलट्स। देखिए मिलट्स ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको हम हार्श कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से गोट जो है, लाइव स्टॉक में गोट, बकरी को हम किसी भी रीजन में पाल सकते हैं इंडिया की। ये एक ऐसा वेंचर है गोट का कि इसको किसी भी इसमें ले सकते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में। उसी तरह से क्रॉप्स में हम मिलेट्स को ले सकते हैं। तो मिलेट्स और गोट्स हर जगह की चॉइस में रहते हैं। तो कॉटन है, sorghum है, मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, पिजियन पी है, तो ये सोयाबीन है, ये सब इस रीजन में होते हैं। और इसमें जो मेजर है ये है गोट और पोल्ट्री यहाँ का जो है मेजर लाइव स्टॉक है। और डेयरी भी है यहाँ का, लेकिन डेयरी कम है, डेयरी उतना नहीं है जितना कि इस रीजन में है डेयरी। तो यहाँ पे जो गोट पोल्ट्री ज़्यादा है, उसका डेयरी इसका कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। अगर हम बनाएं तो हमको इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। तो अब दूसरे एरिया का देखें हम, इन अदर एरियाज। तो ये एरिया अगर हम देखते हैं, ये एरिया देखिए, ईस्टर्न घाट वाला एरिया हम अगर देखें, ये पूरा ईस्टर्न प्लेन, नॉट ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न प्लेन। तो ये ईस्टर्न प्लेन जो है, यहाँ देखिए रेंज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ रेंज ज़्यादा होने की वजह से जो है राइस कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस को ही ग्रो किया जाता है। दूसरा फिश, और फिश में भी जो है कैप्चर फिश को पकड़ा जाता है, मतलब फिशिंग की जाती है मैरीन एरिया में जाकर के। तो ये एक ईस्टर्न प्लेन में इसको हम कोस्टल जिसे कह सकते हैं, कोस्टल एंड डेल्टा पार्ट इन ईस्टर्न प्लेन एंड हिल्स। तो ये पूरा पार्ट जो जा रहा है ये, और इसमें थोड़ा सा ये भी पार्ट है, वाला पार्ट भी है। तो इसमें देखिए वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो राइस और फिश ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइस फील्ड के साथ राइस प्लस फिश कल्चर को भी अडॉप्ट किया जाता है। राइस के फील्ड में पानी भर दिया जाता है, उसके अंदर फिश को रखा जाता है। तो ये दोनों का साथ ग्रोइंग, राइस के साथ फिश को भी पाला जाता है। तो राइस प्लस फिश है। तो यहाँ देखिए वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रेंस है। और दूसरा यहाँ जो कोस्टल एरिया है, डेल्टा एरिया है, सी वाटर रहता है और सी वाटर में फिश को किया जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे ये अगर हम कंपोनेंट लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, राइस प्लस फिश। और उसके बाद अगर लाइव स्टॉक देखें तो गोट को तो लगभग हर जगह लिया ही जाता है, और स्मॉल अमाउंट में पोल्ट्री भी है। अगर इसका देखें वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट वाला रीजन जो ये है वेस्टर्न घाट, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें केरल का पार्ट भी आ रहा है थोड़ा सा, और तमिलनाडु का है, कर्नाटका का है, और ये महाराष्ट्र का पार्ट है। यहाँ प्लांटेशन क्रॉप्स ज़्यादा हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में चाहिए। मेनली जो इसमें रबड़ है और कॉफ़ी के प्लांटेशन है। और यहाँ जो है, यहाँ पे टी के प्लांटेशन है जो ईस्टर्न हिमालयन वाला है। तो यहाँ और कोकोनट का वाला प्लांटेशन जो है केरल में है। तो ये प्लांटेशन क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में। प्लस यहाँ पे जो है रेनफॉल होने की वजह से राइस भी लिया जाता है, लेकिन जो राइस मेजर है वो डेल्टाइक रीजन का है, राइस प्लस फिश पर्टिकुलरली। और यहाँ राइस के साथ फिश नहीं लिया जाता, राइस को एलॉन जैसे पूरी कंट्री में ग्रो किया जाता है वैसे ही ग्रो किया जाता है यहाँ पे भी राइस को। और यहाँ जो है शीप, भेड़ हैं और गोट, ये कंपोनेंट किया जाता है। और अगर हम इस वाले कंपोनेंट को देखें, ये जो ड्राई रीजन है, ये गुजरात राजस्थान वाला ड्राई रीजन है, वेस्टर्न ड्राई रीजन जिसे हम कह सकते हैं, जिसको वेस्टर्न ड्राई रीजन लिख दें हम, या एरिड रीजन लिख दें, वेस्टर्न एरिड रीजन। तो यहाँ देखिए गुजरात राजस्थान में चूंकि ये एरिड है, सेमी एरिड एरिया में आता है, सॉइल फर्टिलिटी पुअर है, सॉइल सैंडी है, और डबल क्रॉपिंग नहीं हो पाती, रेनफॉल भी बहुत कम है। तो यहाँ जो मेजर जो कंपोनेंट है वो है एनिमल के साथ है, वो है कैमल। ऊँट को यहाँ लिया जाता है, ऊँट प्लस गोट, बकरी पालन यहाँ का मेजर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट है। प्लस इसमें जो क्रॉप्स ली जा रही हैं वो sorghum है मेजर क्रॉप,
और मिलट्स, क्योंकि ये पर मिलट है, इनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो यहाँ देखिए लाइव स्टॉक में भी अगर हम देखें तो लाइव स्टॉक भी अलग अलग एरिया में अलग अलग है। एंड एट हाई एल्टीट्यूड लाइव स्टॉक रैबिट, गोट एंड यॉक फॉर वूल प्रोडक्शन। हेयर कैमिल एंड गोट, गोट को मीट के लिए यूज़ किया जा रहा है, कैमिल का बहुत ज़्यादा यूज़ है इस रीजन में। इस रीजन में फिश का है, यहाँ पे शीप प्लस गोट है, यहाँ पोल्ट्री प्लस गोट है, पोल्ट्री है, पिगरी है इस रीजन में। और यहाँ देखिए क्या है, काउ एंड बफेलो हैं। तो लाइव स्टॉक भी डिफरेंट है। तो अब ये जो मैंने आपको डिफरेंट कंपोनेंट बताया कि कैसे पूरे हमारे कंट्री में कवर हो रहे हैं, तो इसका अगर हम सुटेबल प्रपोर्शन लें और इन कंपोनेंट को अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करें तो वहाँ उस रीजन की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, फार्मर को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, सस्टेनेबिलिटी विल बी मेंटेन, क्योंकि जो हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करेंगे, और इम्प्रूव्ड यूज़ हाई जो रिसोर्स यूज इफिशिएंसी हो वो इंक्रीज करेगी। दैट्स वाई वी शुड बी केयरफुली सेलेक्ट, वी शुड केयरफुली सेलेक्ट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। और ऐसा नहीं केवल एक ही कंपोनेंट को लेना है, वी शुड सेलेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट सो दैट देयर इज रेगुलर इनकम ऑफ द फार्मर। तो ये डिफरेंट जो एडवांटेजेस हैं उस वीडियो को भी आप देखिए, मैंने बता रखे हैं एक वीडियो में कि व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ IFS। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों, वाई वी शुड सेलेक्ट डिफरेंट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इन डिफरेंट जोन ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन क्लाइमेट, सॉइल एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। तो ये जहाँ जैसी चेंज होगा हमें वहाँ का कंपोनेंट भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको पूरे 15 जो क्लाइमेटिक जोन है उनको सेपरेट नहीं बताया है, क्लब करके बताया है कि किस जोन में कौन सा करना चाहिए। एंड अदर कंपोनेंट जैसे मशरूम है, सेरिकल्चर है, वेजिटेबल है, फ्लावर प्रोडक्शन है, यहाँ वो ये कंपोनेंट वहाँ के लोकल डिमांड को देख के करना चाहिए कि कौन सी वेजिटेबल की डिमांड ज़्यादा है या कौन सा फ्लावर की प्रोडक्शन ज़्यादा है। मशरूम कल्टीवेशन को हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टेक्निकल स्किल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो उसके लिए ऐसा कोई बहुत पर्टिकुलर क्लाइमेट नहीं चाहिए होता है। तो ये हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। दूसरा कंपोनेंट जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको मेजर कंपोनेंट्स बताए कि कौन कौन से मेजर हैं, और माइनर को वहाँ की लोकल डिमांड के साथ, वहाँ के जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या आपको टेक्निकल स्किल है, ट्रेनिंग है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। जनरली पूछा जाता है कि डेल्टाइक एरिया में, कोस्टल एरिया में कौन सा फार्मिंग सिस्टम होता है, वेस्टर्न ड्राई रीजन या एरिड रीजन में कौन सा फार्मिंग सिस्टम लें, हाई एल्टीट्यूड में कौन सा लें, ईस्टर्न में कौन सा लें, या हम वेस्टर्न हिमालयन जोन में कौन सा लें। तो ये अगर आपको मेजर पता है, बहुत आपको छोटे छोटे याद नहीं करना, आपको मेजर याद रहेगा, तो आप फिर उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या कंपोनेंट इसमें होना चाहिए। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।